दुल्हन बनना मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हो गया था। मेरा रिश्ता बहुत जल्दबाजी में ही तय हुआ था। रिश्ता करवाने वाली मासी साबिर का मेरे लिए रिश्ता लाई तो अम्मा ने बगैर छानबीन किए हाँ कर दी। उसके बाद चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। 2 दिन के बाद ही मेरा निकाह साबिर से तय पा गया। मैं बड़ी खुश थी, लेकिन मेरी खुशी पर उस वक्त औस पड़ गई जब मेरी शादी लेट हो गई। अम्मा ने मासी से पूछा, उसने बताया कि दुल्हा वालों के घर कोई मसला हो गया था, इसलिए अब निकाह 3 दिन के बाद होगा। खैर 3 दिन के बाद मेरा निकाह हो गया। अम्मा ने मुझे दुआओं के हिसार में शौहर के हमराह रवाना कर दिया और अब मैं दुल्हन बनी अपने ससुराल पहुंच गई। मेरी सास मुझे शौहर के कमरे में बेड पर बिठाने के बाद चली गई और मैं शौहर के इंतजार में बैठी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त सिरकता गया। रात के 2 बज गए, लेकिन मेरा शौहर कमरे में ना आया। मैं शौहर के इंतजार में बैठी बैठी थक गई, इसलिए मैंने बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझ पर नींद ने गलबा पा लिया और मैं सो गई। नहीं मालूम शौहर रात को कमरे में आया था या नहीं, लेकिन जब सुबह हुई तो शौहर ने ही मुझे जगाया था। वो गुस्से में था। चीखते हुए कहने लगा, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें पता नहीं है शौहर के लिए नाश्ता भी बनाना है? उठो, कपड़े तब्दील करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं शौहर के रवैये से डरी भी और परेशान भी हुई। वो सारी रात कमरे में भी नहीं आया था और सुबह होती उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं शौहर के सामने नहीं बोली क्योंकि वो गुस्से में जो था। शौहर के जाने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए, नाश्ता बनाने लगी। घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सास भी कहीं दिखाई नहीं दी थी। मैंने नाश्ता बना दिया तो शौहर नाश्ता करने के बाद घर से बाहर चला गया और एक बार फिर मैं घर में अकेली रह गई। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अब्बा अक्सर बीमार रहता था। अम्मा को हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि अगर मेरा अब्बा इस दुनिया से चला गया तो फिर मेरी बेटी का क्या बनेगा, उससे कौन शादी करेगा। यही वजह थी कि जब रिश्ता करवाने वाली मासी साबिर का रिश्ता लाई और उसने अम्मा को उकसाया कि जल्दी से हाँ कर दो, लड़का बहुत अच्छा है, कमाऊ पूत है। उससे शादी के लिए खानदान के कई लोग उठ खड़े हुए हैं, लेकिन लड़का अपने खानदान में किसी से भी शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि तुम सोचती रह जाओ और लड़का हाथ से निकल जाए। अम्मा मासी की बातों में आ गई, लेकिन मुझे शौहर के रवैये पर हैरानी थी। हमारी शादी की पहली रात थी। उसे मेरे पास आना चाहिए था, मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखना चाहिए था, फिर मुंह दिखाई में कोई तोहफा देना चाहिए था, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही। सारा दिन ना शौहर घर आया ना सास। मैं घर में अकेली डरी सहमी बैठी रही। दिल लगाने के लिए मैंने टीवी चला लिया। शौहर के आने से पहले मैं दोबारा से तैयार होकर बैठ गई। मुझे यकीन था कि आज मेरा शौहर मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा और कुछ मेरे बारे में पूछेगा। लेकिन उस रात भी मेरी उम्मीदों पर औस पड़ गई। शौहर उस रात भी घर नहीं आया और मैं अकेली कमरे में बंद डरती डरती सो गई। अगली सुबह फिर वैसे ही हुआ। शौहर ने आकर ना सिर्फ मुझे जगाया बल्कि मुझ पर गरजना बरसना शुरू कर दिया कि अभी तक सो रही हो, उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं डरी डरी उठी, हाथ मुंह धोया, शौहर के लिए नाश्ता बना दिया। जब वो नाश्ता कर रहा था तो मैंने डरते डरते पूछा, साबिर आप सारी रात घर नहीं आते? सब खैरियत तो है ना? मैं सारी सारी रात अकेली डरती रहती हूँ। साबिर ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से नाश्ता करता रहा। मैं उसके जवाब देने की मुंतजिर रही, साथ ही डर भी रही थी कि कहीं वो मुझे डांट ही ना दे। नाश्ता करने के बाद साबिर कोई बात किए बगैर चला गया और मैं परेशान सी होकर रह गई। आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से साबिर मुझसे दूर भाग रहा था? मेरे दिल में एक ख्याल ये भी आया कि कहीं साबिर नामर्द तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने ना सिर्फ ये ख्याल झटक दिया बल्कि खुद को भी लानत मलामत की। मुझे ऐसा सोचने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो किस मसले में फंसा हुआ था। जब वो नाश्ता कर रहा था तो मैंने गौर से उसके चेहरे के तासुरात देखे थे। वो बेहद संजीदा और परेशान लगा था। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। मैं सारी सारी रात अकेली कमरे में गुजारती। साबिर सुबह आता, नाश्ता करता, फिर मुझसे कोई बात किए बगैर चला जाता। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन साबिर की रूटीन वही थी। एक दिन मेरी सहेली कोमल मुझसे मिलने आई तो बातों बातों में
میں نے اسے صابر کے رویے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مذاق میں کہنے لگی کہ اتنی پیاری اور خوبصورت بیوی سے وہ دور بھاگ رہا ہے، ایسا بدذوق انسان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے اس کے سر پر چپت رسید کی تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، یار افشاں، تمہارے شوہر کا رویہ غور طلب ہے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک، یا تو وہ نامرد ہے اور اس کی ماں نے زور زبردستی اس کی شادی کروا دی ہے، دو، یا تو وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ شادی تم سے ہو گئی اس لیے وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے تاکہ تم تنگ آ کر اسے چھوڑ دو۔ کومل کی دونوں باتیں واقعی غور طلب تھیں۔ کومل نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر سے بات کرو، آخر تم کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ اگر اس نے تمہیں اکیلا ہی رکھنا تھا تو پھر تم سے شادی کیوں کی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ جب صابر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ اگلے دن صبح صابر آیا، ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میں کب تک اکیلی رہوں گی؟ آپ ساری ساری رات گھر کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ صابر نے ایک تیکھی نظر مجھ پر ڈالی اور جواب دیے بغیر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس کا جواب نہ دینا اندر ہی اندر غصے میں مبتلا کر گیا، لیکن میں نے خود پہ قابو رکھا۔ میں ایسی کوئی بات، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے صابر کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ طلاق کا داغ لے کر گھر جاؤں، تبھی میں نے خاموش رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ واقعی صابر کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا جس نے اسے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ شادی کی رات کے بعد میری ساس بھی دوبارہ مجھ سے ملنے، میری خیریت دریافت کرنے نہیں آئی۔ میرا شوہر بھی میری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ میری نند تھی نہ ہی دیور۔ ناشتہ کرنے کے بعد صابر چلا گیا، میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میں نے سوچا میں کچھ دنوں کے لیے اماں کو بلا لیتی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اماں کے آنے کے بعد ابا اکیلا ہو جاتا تھا۔ ابا کی طبیعت خراب رہتی تھی، اماں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی کہ میرا شوہر ساری رات کہاں گزارتا تھا۔ یہ بھی خیال آیا کہ کہیں وہ ڈبل نوکریاں نہ کرتا ہو۔ اگلی صبح صابر جب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکی میری ہم عمر اور خوبصورت تھی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی صابر نے کہنا شروع کر دیا کہ افشا، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے مونا۔ میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ آج سے یہیں رہے گی۔ تم اس کا خیال رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ صابر کے جانے کے بعد میں مونا کا خیال رکھنے لگی۔ میں اس سے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو کہنے لگی، بھابھی تم تیار ہو جاؤ، تمہارا شوہر آنے والا ہے، وہ تمہیں عام حالت میں دیکھے گا تو برا مان جائے گا، بلکہ ایک کام کرتی ہوں، میں خود تمہیں تیار کرتی ہوں، صابر جب تمہیں دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود مونا نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا۔ پھر اس نے مجھے میرے بیڈ روم میں بستر پر بٹھا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات بھی یاد آ گئی جب میں شوہر کے انتظار میں جاگتی جاگتی سو گئی تھی۔ پھر مونا اپنے اور میرے لیے چائے بنا لائی۔ چائے پینے کے دوران وہ میرے پیر دبانے لگی تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ میرے پیر نہ دباؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ نہ مانی اور میرے پیر دباتی رہی۔ میں نے چائے کے چند گھونٹ ہی پیے تھے کہ بے اختیار نیند مجھ پر غلبہ پانے لگی۔ میں نے جاگنے کی کوشش کی لیکن نیند نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی اور میں سو گئی۔ پھر میری صبح آنکھ کھلی جب مجھے مونا جگانے آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، بھابھی اٹھو، صابر آ چکا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنا دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے مونا سے پوچھا کہ کیا صابر رات کو گھر نہیں آیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مونا کو ہمارے گھر رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ ایک خدمت گزار لڑکی تھی، خاص طور پر میری بہت خدمت کرتی تھی۔ رات سونے سے پہلے وہ میرے پیر ضرور دباتی تھی۔ مجھے بھی پیر دبانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا، وہ جیسے جیسے پیر دباتی جاتی مجھ پر سحر طاری ہونا شروع ہو جاتا اور میں سو جاتی۔ لیکن میرے پیر دبانے سے پہلے وہ مجھے اپنے ہاتھوں کی بنی چائے ضرور پلاتی تھی۔ وہ چائے بھی بہت اچھی بناتی تھی، اس کے ہاتھ کا ذائقہ تھا کہ میں صبح بھی اسی سے چائے بنواتی تھی۔ صابر کی وہی روٹین تھی، وہ صبح ہی گھر آتا تھا،
शादी हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन हमारे दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। घर में पूरे 1 महीने का राशन मौजूद था, इसलिए किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मूना का कमरा मेरे कमरे के साथ ही था। ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने मूना के कमरे में झांक कर देखा तो हैरान रह गई। मूना अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। यहां तक कि मैंने सारा घर छान मारा। मुझे डर लगा तो मैं बेडरूम में जाकर बंद हो गई। बाकी की रात मैंने जागते हुए गुजारी। सुबह हुई तो पहले मूना घर आई, फिर साबिर आ गया। साबिर जब नाश्ता करके चला गया तो मैंने मूना से पूछा कि तुम रात को कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारे कमरे में देखा लेकिन तुम मौजूद नहीं थी। मेरी बात पर मूना गड़बड़ाई, फिर जवाब पेश करते हुए कहने लगी कि अरे नहीं, मैंने रात को कहाँ जाना था, मेरा तो घर बार भी नहीं है। दरअसल मुझे कमरे में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं ताजा हवा खाने छत पे चली गई थी। मैंने सर हिला दिया। वाकई मैंने सारा घर तो छान मारा था, लेकिन मुझे छत का ख्याल नहीं आया था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगा कि मूना मुझसे गलत बयानी कर रही है। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। अगली रात भी जब आधी रात को मैं बेदार हुई तो मूना अपने कमरे में तो क्या कहीं भी नहीं थी। यहां तक कि मैंने छत पर भी जाकर देखा। अब तो मुझे मूना का किरदार भी मशकूक लगने लगा, क्योंकि मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि जब रात को वो मुझे चाय पिलाती थी और मेरे पांव दबाती थी तो चाय पीने की कुछ ही देर बाद मुझ पर नींद का गलबा शुरू हो जाता था। मुझे शक हुआ कहीं मूना और साबिर के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। मुमकिन है वो मेरी चाय में नशा आवर दवाई मिलाती हो और मेरे सोते ही वो साबिर के साथ रंगरलियां मनाने चली जाती हो। कुछ तो था जो मुझे बार बार खटक रहा था। बिलाखिर मैंने फैसला किया कि जब मूना मेरे लिए रात को चाय बनाकर लाएगी तो मैं चाय नहीं पीऊंगी और सोने का नाटक करूंगी। मैं उसकी हरकतों सकनात देखना चाहती थी। चुनाचे जब रात को मूना मेरे लिए चाय बनाकर लाई तो मैंने कप लेकर मेज पर रख दिया और खुद लेट गई। मूना मेरे पैर दबाने लगी, साथ कहने लगी भाभी चाय तो पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैंने उसका दिल रखने की खातिर कहा कि अच्छा अभी पीती हूँ, दरअसल मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। ये कहते ही मैंने आंखें बंद कर ली, यूं जाहिर किया जैसे वाकई मुझे नींद आ रही है। मूना मुझे आवाजें देती रह गई, भाभी सोने से पहले चाय तो पी लें, भाभी उठें। वो कहती रही लेकिन मैं सोती बनी रही। बिलाखिर उसकी बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी। अरे ये तो चाय पिए बगैर ही सो गई। चलो अच्छा है, मैं भी यही चाहती थी कि ये जल्दी सो जाए। वो लाइट बंद करके चली गई और मैंने आंखें खोल दी। उसकी बुड़बुड़ाहट ने मेरे शक को मजीद पुख्ता कर दिया। मैं मुसलसल जागती रही। 2-3 बार मूना कमरे में आकर देख कर गई कि मैं सो रही हूं या जाग रही हूं। आखिरी बार जब वो आई तो मुझे सोता पाकर मुतमईन हो गई। रात के 1 बजे का वक्त था जब मुझे मूना के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो वो दबे कदमों से चलती हुई कोठे के पिछले हिस्से की तरफ जा रही थी। हमारी कोठी बहुत बड़ी थी और उसकी पिछली तरफ एक कमरा भी बना हुआ था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने मूना का पीछा किया। मूना उसी कमरे में गई थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर मूना इस वीरान कमरे में क्या करने गई थी। मैंने दरवाजे से अंदर सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मूना की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। साबिर भी अंदर ही मौजूद था, उसकी भी आवाज सुनाई दी थी। गुस्से से मेरा वजूद कांपने लगा। मेरा शक सही साबित हुआ। वो दोनों अंदर रंगरलियां मना रहे थे। शायद साबिर मूना से पहले ही कमरे में मौजूद था। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से मूना की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई थी। यूं लगा जैसे मूना इंसान से चुड़ैल बन गई हो। मैं डर के वापस कमरे में पहुंच गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। खौफ के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मूना की अजीब अजीब सी आवाजें रह रहकर मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात मुझे दोबारा नींद नहीं आई। मूना के वापस आने से पहले ही मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया था। मैंने अगली रात उस वीरान कमरे में मूना और साबिर से पहले जाने का सोच लिया। मैं देखना चाहती थी कि मूना और साबिर दोनों अंदर क्या करते हैं। मेरा तजस्सुस उरूज पर पहुंच गया था। सुबह मैंने मूना से दोबारा नहीं पूछा कि तुम रात को कहाँ गई थी।
वो शक में पड़ सकती थी। शाम को जब मोना वॉशरूम गई तो मैंने उसके परस से चाबी निकाली और कोठी की पिछली वाली कमरे का ताला खोलकर वापस आ गई। मैंने चाबी वापस उसके परस में रख दी। रात को मोना के चाय देने से पहले मैं सर दर्द का बहाना करके सो गई। उस रात भी मोना मुझसे चाय पीने का इसरार करती रही। बिलाखिर मेरी तरफ से जवाब ना मिलने पे वापस चली गई। मुझे वक्त का मालूम था कि मोना रात 1 बजे पिछले कमरे में जाती है, इसलिए मैं रात 12 बजे ही उस कमरे में जाकर कोने में पड़े सोफे के पीछे छुप गई। साबिर नहीं आया था, लेकिन 15-20 मिनट गुजरे थे कि साबिर भी आ गया। आते ही वो पलंग पर लेट गया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो किसी सहर के जेर असर हो। मुझे मोना का इंतजार था। वो रात के ठीक 1 बजे आई। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मोना ने अलमारी में से कुछ चीजें निकाली। साबिर के पलंग के पास आलती पालती मारकर बैठ गई। चंद लम्हों के बाद मोना ने अजीब सी जुबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने गौर किया तो हैरत से उछल पड़ी। मोना के हाथ में एक प्लास्टिक का गुड्डा था। वो पढ़ पढ़ कर उस गुड्डे पर फूंक भी मार रही थी। जैसे ही वो फूंक मारती, साबिर के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती। मुझे हैरत थी कि मोना उसके करीब बैठी थी और उसे पता ही नहीं था। साबिर की आंखें बंद थी। मैं मोना की हरकत और सकनात देखकर समझ गई कि वो साबिर पर काला जादू कर रही है। लेकिन क्यों? यह सवाल बहुत अहम था। मोना तकरीबन 2-2.5 घंटे तक कुछ पढ़ती रही, फिर बुड़बुड़ाई, साबिर, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी बीवी काले जादू के असर से मर जाएगी और सबको यही पता चलेगा कि वो तिबी मौत मरी है। फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये काले जादू का ही असर है कि तुम अभी तक अपनी बीवी के पास नहीं गए। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे सारी बात समझ में आ गई। मोना के जाते ही मैंने अलमारी में से उसका सामान निकाला और अपने कमरे में चली गई। मुझे रह रह के मोना पे गुस्सा आ रहा था। जिसे मैंने अपनी छोटी बहन समझा, वही मेरी दुश्मन बनी हुई थी और काले जादू के जरिए मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए, मैंने सुबह साबिर के सामने उसका भांडा फोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह मैं रूटीन की तरह ही उठी। साबिर और मोना सहन में कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही साबिर ने गुस्सैले लहजे में कहा, शुक्र है तुम उठी तो सही, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मेरे लिए नाश्ता बना के दो। मोना अनजान बनी बैठी थी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया। मैंने साबिर से कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले तो साबिर नासमझी से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। मैं चंद लम्हे कुछ सोचती रही। फिर मैंने मोना की तरफ देखते हुए कहा कि साबिर, आपकी इस कजन के इरादे बहुत खतरनाक हैं। ये हम दोनों पर काला जादू कर रही है। ये काले जादू के जरिए मुझे मार कर आपसे शादी करना चाहती है। मेरी बात सुनकर मोना यूं उछल पड़ी जैसे उसे करंट लग गया हो। गुस्से से कहने लगी, भाभी ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? कहीं रात में कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैंने तनफ्फुर भरी नजर उस पर डाली और कमरे से वो बैग उठाकर ले आई जिसमें काले जादू का सामान था। सामान देखकर साबिर की आंखें फटी हुई थी, जबकि मोना परेशान हो गई। उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये सामान मेरा नहीं है। जब साबिर ने उस पर दबाव डाला, उसे घर से निकालने की धमकी दी, तो उसने सच उगल दिया। कहने लगी कि हाँ, मैं तुम दोनों पर काला जादू कर रही थी क्योंकि मैं साबिर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं उससे कहती थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, लेकिन ये मुसलसल इनकार करता रहता था। कहता था जहां मेरे वालिदैन चाहेंगे मैं वहां शादी करूंगा। मैं साबिर को हर सूरत हासिल करना चाहती थी। मैंने एक आमिल से राब्ता किया। उसने मुझे साबिर पर और उसकी अम्मी पर काला जादू करने का कहा। मैंने काला जादू करके ताई का दिल अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। उनका दिल मेरी तरफ फिर भी रहा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ताई ने साबिर की शादी तुमसे कर दी। मैं दिल मिला के रह गई थी और मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं काले जादू के जरिए तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी, फिर साबिर से खुद शादी कर लूंगी। मैंने काले जादू के जरिए ताई का यहाँ आना बंद कर दिया था। काले जादू का असर साबिर पर भी हो रहा था। तुम ये समझती थी कि साबिर सारी सारी रात भर नहीं आता। ऐसा नहीं था। साबिर रोज शाम को घर आता था, लेकिन वो पिछली तरफ वाले कमरे में जाकर सो जाता था। फिर एक दिन आमिल ने मुझसे कहा कि अगर मैं साबिर के पास बैठकर काला जादू करूं तो ये जल्द असर करेगा। उसकी बीवी बहुत जल्द मर जाएगी। मैं इस घर में आने के तरीके तलाश करने लगी।
इत्तेफाक की बात थी कि मेरे अब्बा की डेथ हो गई और मुझे यहाँ आने का बहाना मिल गया। मैंने साबिर की मिन्नतें की तो ये मुझे यहाँ ले आया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि रात के किसी पहर तुम्हारी आंख खुल सकती है, इसलिए मैं रात को चाय में नशा आवर दवाई मिलाती थी। तुम चाय पीती रहती थी और मैं तुम्हारे पांव दबाती थी ताकि तुम्हें किसी किस्म का शक ना पड़े। लेकिन तुम बहुत चालाक निकली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर साबिर मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इतना कहने के बाद मूना खूनख्वार बिल्ली की तरह मुझ पर झपटी, लेकिन अगले ही पल उसे न जाने क्या हुआ, वो फर्श पर गिर गई और तड़प तड़प के मर गई। बाद में पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक के बायस हुई थी। उसने मेरे लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन वो खुद उसमें गिर गई थी। उसके मरने के बाद साबिर और मेरी सास पर से भी काले जादू का असर खत्म हो गया था और हम मियां बीवी एक दूसरे से मिल गए थे।